करेंगे पीरियोडिसिटी। उससे पहले आपको एलिमेंट के बारे में बताना चलना कि पीरियोडिक टेबल में किस किस टाइप के एलिमेंट मौजूद हैं। पीरियोडिक टेबल में किस किस किस्म के एलिमेंट मौजूद हैं। तो आज एक हेडिंग देते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? अगर हम बात करते हैं एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स, तो भाई एलिमेंट जो हैं, अगर हम 8 जो हैं पीरियोडिक टेबल में वो मेटलाइट्स हैं। 8 क्या हैं? मेटलाइट्स। अब 17 जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं। 17 नॉन मेटल्स हैं। तो बाकी जितने रह गए, जितने भी आप टोटल कितने लेते हो, ठीक है, वो मेटल्स हैं। वो क्या चीज है? मेटल्स। ठीक है, अराउंड 88 के करीब है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये तो हो गए कितने हैं। उसके बाद देखें तो गैसेस जो हैं वो 11 हैं। लिक्विड्स जो हैं वो 2 है। लिक्विड्स 2 कौन कौन से? एंड मर्क्यूरी। ठीक है, बाकी कितने रह गए? 13। बाकी ऑल अदर्स एक्सेप्ट ऊपर वाले कर्म, एक्सेप्ट दिस एंड दिस। इसके अलावा जितने भी हैं वो क्या होंगे? सॉलिड होंगे। अब ब्लॉक वाइज अगर देखें तो एस ब्लॉक के टोटल एलिमेंट हैं 14। ठीक है, पी ब्लॉक के टोटल एलिमेंट हैं 30। ठीक है, डी ब्लॉक के टोटल एलिमेंट है 38। एफ ब्लॉक के टोटल एलिमेंट हैं कितने? है कोई? 28। दो सीरीज हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। ठीक है, चलो ये बात इधर हो गई। तो वापस आते हैं, व्हाट इज पीरियोडिसिटी। देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिसिटी कि हमने पढ़ा था कि जब पीरियोडिक टेबल बन रही थी, जितनी भी पीरियोडिक टेबल है, तो साइंटिस्ट क्या कर रहे थे कि एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास पे या एटॉमिक नंबर पे क्लासीफाई कर रहे थे। उन्होंने देखा कि जब हम एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास पे क्लासीफाई करते हैं तो कुछ मखसूस डिस्टेंस के बाद, कुछ मखसूस इंटरवल्स के बाद वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम है वो रिपीट होती है। इस रिपीटेशन को क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी। अब दूसरी बात, जब आप पीरियोडिक टेबल में मूव करेंगे, वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहते हैं। ग्रुप के अंदर ये जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हैं ये चेंज कैसे होती है? ट्रेंड का मतलब है चेंज और वेरिएशन। तो प्रॉपर्टी ग्रुप के अंदर वेरी कैसे करती है, इसको ग्रुप ट्रेंड कहेंगे। पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट प्रॉपर्टी कैसे डील करती है, इसको पीरियडिक ट्रेंड कहेंगे। ठीक है, अब पहली जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे दैट इज व्हाट? एटॉमिक रेडियस। सिंपल सी बात, व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? एटॉमिक रेडियस होता क्या है? एटॉमिक रेडियस होता है कि भाई आपका जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ? दिस इज व्हाट? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। इसको क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस। यानी न्यूक्लियस से लेके जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, इसके डिस्टेंस को हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। तो हम नोट करेंगे व्हाइल मूविंग इन द सेम ग्रुप, जब हम एक ही ग्रुप में मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो कंटिन्यूअसली क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्यों होता है उसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए कि एटॉमिक रेडियस जो है इन द सेम ग्रुप, कि एक ही ग्रुप के अंदर रहते हुए, एक ही ग्रुप के अंदर रहते हुए, इन द सेम ग्रुप व्हाइल मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, व्हाइल मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, एटॉमिक रेडियस क्या होगा कि इंक्रीज होता जाएगा। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, रेडियस का पीरियड रेडियाई इंक्रीजेस, इंक्रीज डाउन द ग्रुप, कि जैसे जैसे
हम ग्रुप में नीचे मूव करेंगे तो एटम का रेडियस जो है वो बढ़ता जाएगा। अब इसके तीन पॉसिबल रीजंस हैं कि ये क्यों बढ़ता है। नंबर वन, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, कि जब आप एक ही ग्रुप के अंदर एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट जाते हो, एक पीरियड इंक्रीज होता है, पीरियड शेल नंबर को कहते हैं। तो एक शेल इंक्रीज होगा, इस वजह से एटम का रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा फैक्टर जो है वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट, इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब ये इफेक्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तीसरा फैक्टर जो है इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट, इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। अब सिंपल फंडा ये है कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं, तो भाई अगर आपके पास कोई भी ग्रुप है तो आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप में घूम रहे हैं, तो पहला एलिमेंट छोटे से छोटा होगा, दूसरे एलिमेंट में 2 शेल होंगे तो उसकी साइज बढ़ जाएगी, तीसरे एलिमेंट में 3 शेल होंगे उसकी साइज और बढ़ जाएगी, चौथे एलिमेंट में 4 जो है वो शेल होंगे। तो साइज सिंपली क्यों बढ़ती जा रही है, साइज जो है वो इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि शेल्स बढ़ रहे हैं। ये वन ऑफ द सिंपल रीजन हो गया। दूसरा फिर क्या होता है उसको थोड़ा हाईलाइट कर कि व्हाट इज द स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। देखिए आपके पास लिथियम है, तो ये लिथियम का न्यूक्लियस, लिथियम के न्यूक्लियस में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या आता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लिथियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2 1, तो 2 अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, 1 बाहर वाले, और इधर क्या होगा, जो उसको अट्रैक्ट करेगा वो कौन होगा, न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। आए भाई सोडियम के पास क्या चीज है, एक 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे 8 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या आएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम के पास जो सीन है वो है 2 8 1। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे होगा न्यूक्लियस, और ये आपका कोर इलेक्ट्रॉन जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10, कोर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2। तो इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है, इसके दरमियान 10 इलेक्ट्रॉन हैं जो रेजिस्ट कर रहे हैं, स्क्रीन का काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो रुकावट डालने वाले हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एक पतली सी स्क्रीन है, एक पतली सी शील्ड है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस को वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे अटैक करने में रुकावट डाल रही है। जितने अंदर शेल बढ़ते जाएंगे, यानी एक तो वैलेंस शेल हो गया ना, उसका इलेक्ट्रॉन आखिरी इलेक्ट्रॉन, दूसरा हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। इस अट्रैक्टिव फोर्स में जो रुकावट बनती है वो बनते हैं इंटीरियर इलेक्ट्रॉन्स, इनर इलेक्ट्रॉन्स, पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन्स, कोर इलेक्ट्रॉन्स। जो अंदर वाले शेल हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो रुकावट डालते हैं, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के नजदीक नहीं आने देते। अब जितने ही इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, मान लें कि आप समझें कि शील्ड बढ़ती जा रही है, स्क्रीन बढ़ती जा रही है। एक सिंपल सा एग्जांपल लें, आपके पास मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल है, आप उनको आराम से एक दूसरे के नजदीक ले आते हैं, जैसे जैसे वो नजदीक आएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ती जाए। अब आप जब उनको एक दूसरे के नजदीक ला रहे हैं, आप बीच में कोई चीज रख दें, स्क्रीन रख दें या शील्ड रख दें, यानी कोई रुकावट डाल दें, उस रुकावट में क्या होगा कि उसकी अट्रैक्टिव फोर्स कम होगी, वैसी ही रहेगी या बढ़ जाएगी, क्या होगी, कम होगी। तो ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रुकावट का काम करती है, ये स्क्रीन का काम करते हैं। स्क्रीन पतली सी थी, किसके दरमियान, लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन थे जो शील्डिंग इफेक्ट का काम करेंगे। सोडियम में 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 एक 8 दूसरे, कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन की एक मोटी सी शील्ड जो है किसके दरमियान आ गई है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान। इस शील्ड के आने से क्या होगा, इस शील्ड के आने से ये होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, और जितनी ये फोर्स कम हो जाएगी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को
न्यूक्लियस के पास आना चाहिए या दूर जाना चाहिए? दूर जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? रेडियस बढ़ेगा। तो यही समझने की बात थी कि इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग, यानी जैसे जैसे आप नीचे आएंगे तो इसमें नो स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट इसमें कोई नहीं है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट कर रहे हैं, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हैं जो स्क्रीनिंग इफेक्ट का काम कर रहे हैं, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हैं जो शील्डिंग का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने इंटीरियर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे उतना रुकावट बढ़ती जाएगी। इससे क्या होगा कि एटम का रेडियस बड़ा होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम लेकिन तो देख लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन है तो पूछ, उसका ग्रोथ सेम नहीं है पर उनका मकसद सेम ही है, इफेक्ट सेम होता है कि एटॉमिक रेडियस को ये इंक्रीज कराते हैं, बाकी दे सेम नहीं, अलग अलग और एक्सप्लेन करने में भी बिल्कुल एक जैसे लगते हैं कि वही, यानी जो इंटीरियर इलेक्ट्रॉन है वो स्क्रीन का काम भी कर रहे हैं, वही शील्ड का काम भी कर रहे हैं। तो दिखने में सेम है पर दे आर डिफरेंट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पीरियड को भी डिस्कस करते हैं हम, पहले ग्रुप की बात की हमने, while moving from top to bottom in the same group के जब हम ग्रुप में मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा न्यू रिसर्च के लिए। इसमें कोई प्रॉब्लम है जो होता है, एनी प्रॉब्लम इन दीज थिंग्स, तो फिर हम पीरियड प्लेन की तरफ बढ़ते हैं कि पीरियड में वेरिएशन क्या होगा। एनी प्रॉब्लम बेटा? नो। चलिए तो सेकंड पेज पे आते हैं और हम बात करते हैं किसकी, कि एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस decreases from left to right, decrease from left to right in the same period, left to right in the same period, in the same period। कि एक ही पीरियड में एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होता जाएगा? डिक्रीज। क्यों होगा? नंबर 1, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। अब ये क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। नंबर 2, इंक्रीज इन अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स किसके दरमियान? बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान अगर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़े तो मुफासला क्या होगा? कम होगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और डिक्रीज इन डिस्टेंस, किसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गई? डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस कि ये मुफासला कम हो जाएगा, मुर्गियां हेंस क्या होगा? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। अब इस बात को समझने की कोशिश करें। अब हमने कल ये पढ़ा था कि जब हम एक पीरियड में मूव करते हैं तो पीरियड में शेल नंबर फिक्स होता है, पीरियड में शेल नंबर। अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इस पे न्यूक्लियस की जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है कूलम्बिक फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है? खींचता है विद कूलम्बिक फोर्स। ठीक है, जितनी फोर्स ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन नजदीक होगा तो साइज क्या होगी? छोटी होगी। जितनी फोर्स कम होगी इलेक्ट्रॉन दूर होगा, साइज क्या होगी? ज्यादा। अब बात करें कि कूलम्ब्स लॉ का फार्मूला ध्यान में रखें कि F इज इक्वल टू, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस। अब हम बात करें पीरियड की, पीरियड में मूव करें तो हमने मूव किया, ये पहला एलिमेंट, पीरियड का हर एलिमेंट बड़े से बड़ा होता है पहला, आहिस्ता आहिस्ता रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है। तो भाई ये पेंडी बेर से हाजी बेर से गुटली बनता है। अब क्यों हो रहा है ऐसा? पहला फैक्टर कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रही है। अब व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज? न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्जेस कह लें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कह लें, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्जेस और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कह लें। ठीक है, तो अगर हम थर्ड पीरियड की बात करें, अगर ये सोडियम है, इट हैज प्लस माइनस 11 चार्जेस। सेकंड क्या होगा? मैग्नीशियम, इट हैज प्लस माइनस 12 चार्जेस। एल्यूमिनियम प्लस माइनस 30, सिलिकॉन प्लस माइनस 14,
तो आप देखें इस फोर्स को अप्लाई करें, कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई करें कि कांस्टेंट है, इसको छोड़िए, और डिस्टेंस भी कांस्टेंट है। अज्यूम करें शेल सेम है, पीरियड में शेल सेम है, तो आर का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। बढ़ क्या रही है, अपोजिट चार्जेस। देखिए प्लस माइनस, यानी 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन, 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे अपोजिट चार्जेस बढ़ती जाएंगी तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ती जाए या रिपल्सिव फोर्स बढ़ती जाए, क्या बढ़ेगा, अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ने से क्या होगा कि इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, उसकी वजह से क्या हुआ कि अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गई बिटवीन व्हाट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस। उससे क्या हुआ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आ गया। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस बढ़ती जाएंगे एटम छोटे से छोटा होता जाएगा। तो इसी तरह पीरियड के अंदर जो है एटॉमिक रेडियस इस वजह से छोटा होता है ड्यू टू दीस थ्री रीजंस। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ती है, क्या बढ़ती है, उससे क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगी, किस पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। उससे क्या होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन नजदीक आएगा न्यूक्लियस के, और मुफासला जो है, डिस्टेंस जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ, वो क्या होगा, कम होगा। तो एटम का रेडियस कम, कहाँ पे, पीरियड में, ग्रुप में। पर ग्रुप में क्या होगा, बढ़ता जाएगा क्योंकि शेयर्स बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं, ठीक है। चले भाई, कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? ऑफ कोर्स आंसर यही होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा? अब बात करते हैं, अगर आपको इधर से दिखाया जाए, अब ये 1 और 2 ग्रुप की कंपैरिजन है, इसको देख लें जरा। वैल्यूज तो दी हैं पिकोमीटर में, यानी 10⁻12 मीटर में। 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10⁻12 मीटर। लिथियम का जो रेडियस है 152, ठीक है। उसके बाद सोडियम बड़ा हो गया 186। क्यों, लिथियम के पास 2 शेल होंगे, 2 शेल, तो सोडियम के पास 3 होंगे, 4 होंगे, ठीक है। तो साइज कंटिन्यूअसली बढ़ती है। बेरिलियम 112, ठीक है, साइज कंटिन्यूअसली क्या होती गई, बढ़ती गई। एक एब्नॉर्मलिटी आपको ये दिखाई दे रही है, ये क्यों है, आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो नॉर्मली क्या हो रहा है कि रेडियस जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है। कहाँ पे, ग्रुप। अब पीरियड के ट्रेंड जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, पर कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक चीज ये हो गई, तो इसको सेव करते हैं। अब दूसरी बात कि अगर 1A और 2A ग्रुप है तो एटॉमिक रेडियस क्या होता जाएगा, कंटिन्यूअसली जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। अब जो दूसरे ग्रुप है उनकी जरा देखते हैं। जब आप 3A ग्रुप में आएंगे, 3A ग्रुप में देखें 85, फिर 81, 43, फिर जो है क्या हो गया कि कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर थोड़ा सा फर्क है, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो ये जो इरेगुलरिटी आ रही है गैलियम में, यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से आपकी 3d ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस होती है। अब 3d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो जाहिर है न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन भी तो आएंगे। इसकी जो है इसके बराबर क्यों है, इसकी बहुत कम होनी, ज्यादा होनी चाहिए थी साइज, पर ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे आपकी 4f ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस होगी जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन, तो 14 प्रोटॉन भी तो आएंगे, ठीक है। इसको कहेंगे कि ये एक्स्ट्रा प्रोटॉन आने से, ये 10 एक्स्ट्रा प्रोटॉन आने से यहाँ पे साइज क्या होगी, रिड्यूस होगी। हमने पढ़ा था ना पीरियड में कि पीरियड के अंदर जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगी तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस कम होगा। तो किसी के पास पीरियडिक टेबल पढ़ी है, चले मैं इधर इधर से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप थर्ड ग्रुप में आएंगे, पीरियडिक अभी है किसके पास चार्ज, नहीं ये नहीं, वो दूसरा बता, चलो फिर मैं इधर को लिखता हूँ, देखना। तो जैसे ही आप थर्ड ग्रुप में आएंगे, पहले फर्स्ट ग्रुप होता है, फिर सेकंड होता है, बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, फिर जाके 3A ग्रुप आता है। तो ये 3A ग्रुप यानी ट्रांजिशन एलिमेंट के बाद में आया। तो पहले पीरियड में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम, दूसरे पीरियड में कोई ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं, कोई d ऑर्बिटल नहीं, तीसरे में भी कोई नहीं, चौथे पीरियड से d ऑर्बिटल सडनली आती है, बट बिफोर किसके, गैलियम के बिफोर। एल्यूमिनियम तक ये d ऑर्बिटल नहीं होती। अब गैलियम से पहले ये d ऑर्बिटल आ जाएगी, सडनली इंट्रोड्यूस होगी। उसका इफेक्ट क्या होगा कि न्यूक्लियस में 10 एक्स्ट्रा प्रोटॉन आ गए, यानी न्यूक्लियर चार्ज सडनली बढ़ गई। न्यूक्लियर चार्ज जब सडनली बढ़ गई तो उससे क्या होगा कि अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। शेल बढ़ा पर शेल के अंदर एक्स्ट्रा प्रोटॉन आ गए,
तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो गई, बढ़ गई। अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ने से क्या हुआ कि डिस्टेंस जो क्या हो गया, कम हो गया। तो एटॉमिक रेडियस शेल बढ़ा, पर उसकी कंपैरिजन में जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा बढ़ गई, तो एटम का रेडियस बजाय बढ़ने के क्या हो गया, कम हुआ। पर ये सिर्फ आपको काम मिलेगा 3A ग्रुप की कोई भी प्रॉपर्टी रेगुलर नहीं है, वो उसके दो रीजन है। वो कहता है कि d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल इनका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो पुअर होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। वैसे इसकी टर्म जो यूज होती है जो एडवांस बुक्स में, वो ये होता है कि इसमें डी कंट्रैक्शन होगी, यानी जब सडनली डी ऑर्बिटल जो है इंट्रोड्यूस होगी तो एटम जो है उसकी साइज क्या हो जाएगी, कंट्रैक्ट हो जाएगी। इसको कहते हैं लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। ये स्टैंडर्ड टर्म्स यूज होती हैं, ठीक है। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन का मतलब आप समझ सकते हैं कि साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। और क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि सडन जो है न्यूक्लियस में इतने ज्यादा प्रोटॉन आ जाएंगे, तो फिर उसका इफेक्ट होगा। उसका इफेक्ट ये होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की जो ग्रिप है वो और मजबूत हो जाएगी, उससे रेडियस सडनली क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा। इवन देखें कि इसमें जो बोरान में 2 शेल हैं, एल्यूमिनियम में 3, गैलियम में 4 है, बट स्टिल इसका जो आपका एटॉमिक रेडियस है वो इससे कम है। अब इसका इससे बहुत ज्यादा होना चाहिए था, पर बहुत ही थोड़ा फर्क है, ऑलमोस्ट इक्वल रेडियस है। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मेटालिक कैरेक्टर, 3A ग्रुप में आपको इरेगुलर वेरिएशन मिलेगी ड्यू टू सडन इंट्रोडक्शन ऑफ D and F ऑर्बिटल। ड्यू टू सडन इन्वॉल्वमेंट ऑफ D and F ऑर्बिटल इनमें इरेगुलर वेरिएशंस मिलेंगी। बाकी ग्रुप इफेक्ट जो है बहुत कम होगा, थोड़ा ज्यादा कभी-कभी 4A ग्रुप पे होता है, अदरवाइज 5, 6, 7 पे ये इफेक्ट नहीं होता। 5, 6, 7 ग्रुप पे ये इफेक्ट नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि सडनली जो है इसका जो डायरेक्ट इफेक्ट होता है वो 3A ग्रुप, इसमें होता है 3A। इससे क्या होता है कि सडनली साइज रिड्यूस हो जाता है। इसको सेव करते हैं और फिर पीरियडिक टेबल में आके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आए मैं पीरियडिक टेबल में ये देखिए कि ये आपका गैलियम, इधर ऊपर देखें एल्यूमिनियम से पहले कोई ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं था, बोरान से पहले कोई ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं था। जैसे ही हम 4th पीरियड में आते हैं तो कैल्शियम के बाद ये 10 एलिमेंट की सीरीज शुरू होगी। अब 10 एलिमेंट खाली 10 इलेक्ट्रॉन तो नहीं लेके आए, उसके साथ 10 इलेक्ट्रॉन भी आएंगे, तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियस चार्ज ऑल ऑफ सडन ज्यादा बढ़ गई, तो उसकी कंपनसेशन ऐसे होगी कि अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगी, तो रेडियस पे सडन इफेक्ट होगा। इसको 3D कंट्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि नीचे तो सब में है D और ऊपर किसी में नहीं थी, इस वजह से गैलियम पे इफेक्ट ज्यादा होगा। इसलिए एबनॉर्मलिटी कहाँ पे दिखाई दी, गैलियम पे। अब यहाँ से जब आते हैं आप इधर लेंथेनियम, यहाँ से लेंथेनाइड सीरीज शुरू हो जाती है, ये 14, तो इफेक्ट कहाँ पे होगा, थैलियम पे। किस पे होगा, थैलियम। अब देखें इस पे 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल, 5 शेल, 6 शेल, इसमें 5 शेल, इसमें 6 शेल, ठीक है। अब इसका जो रेडियस होना चाहिए था वो इससे बहुत ज्यादा होना चाहिए। रेडियस हमने देखा इसका 167 पिकोमीटर था, इसका 170, यानी ऑलमोस्ट सेम रेडियस है, होना क्या चाहिए थे ज्यादा। तो ये रिडक्शन किस वजह से, ये जो 14 एलिमेंट्स की सीरीज आई है, लेंथेनाइड सीरीज इधर आई, 57 to 71 लिखा हुआ है, 57 to 71, ये सीरीज इधर आई, इधर 14 एलिमेंट आएंगे, उसके बाद आएगा कौन, टेलोरियम आएगा। तो दूसरा इफेक्ट जो होगा वो टेलोरियम को, तो इसको लेंथेनाइड कंट्रैक्शन कहते हैं, जिसकी वजह से साइज रिड्यूस हो गई। इसको 3D कंट्रैक्शन कहते हैं, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो ये अपनी अपनी जगह जो है इफेक्ट काम करते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है बताएं, फिर आगे बढ़ते। शाबाश बेटा शाबाश। बाकी ग्रुप में ऐसा कोई भी सीन आपको दिखाई नहीं देगा, मे भी थोड़ा ज्यादा आपको 4A ग्रुप में दिखाई दे। ये देखिए तो यहाँ पे इरेगुलर वेरिएशन है 77, 118, 122, 140, 146, यानी क्या होता गया, इंक्रीज। तो एटॉमिक रेडियस ग्रुप में क्या हो रहा है, इंक्रीज। 75, 110, 120, 140, 150 इंक्रीज होता गया, क्योंकि यहाँ पे डी कंट्रैक्शन या लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की कोई बात नहीं, इंक्रीज होता गया, इंक्रीज होता गया और इंक्रीज होता गया, ठीक है। तो सब ग्रुप में रेगुलर वेरिएशन है, सवाए किसके, 3A ग्रुप के। रीजन डी ऑर्बिटल के इन्वॉल्वमेंट, डी ऑर्बिटल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट और डी कंट्रैक्शन या 3D कंट्रैक्शन। गैलियम पे इफेक्ट क्यों हुआ,
सॉरी थैलियम पे इफेक्ट क्यों हुआ? लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, एफ ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट, एफ ऑर्बिटल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट। बात समझ आ गई? चलिए इसको भी सेव करते हैं। तो ये बात हो गई किसकी? ग्रुप की। अब ये देखिए, ये अगर आप बाल मॉडल से समझने की कोशिश करें तो ये एटॉमिक रेडियस है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है वो छोटा छोटा है, उसके बाद लिथियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, रुबिडियम, साइज बढ़ रही है। पीरियड में देखें तो साइज क्या हो रही है? कम हो रही है। तो पीरियड का हर फर्स्ट एलिमेंट जो है वो लार्जेस्ट होगा या बिगेस्ट होगा, और आखिरी एलिमेंट जो है वो स्मॉलेस्ट होगा। ग्रुप के अंदर रिवर्स होगा कि फर्स्ट एलिमेंट ग्रुप का जो है वो स्मॉलेस्ट होगा और लास्ट जो है वो क्या होगा? बिगेस्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से एटॉमिक रेडियस काम करता है। इसको भी सेव करते हैं, बाकी कोई इसमें खास बात नहीं। अब बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। अब पहले आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखिए, जब कोई एटम कंस्ट्रक्ट होता है तो उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, बाहर शेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो अब होता क्या है, एटम कैसे बनता है, आए देखते हैं। अगर ये आपका एक न्यूक्लियस है विदाउट शेल्स, जिसमें कोई शेल नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन है जो आइसोलेटेड है, अकेला है, यानी इट इज नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस, एनी न्यूक्लियस। जब इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड होता है, अकेला होता है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो होती है। वो क्या होती है? जीरो। यानी जो अकेला इलेक्ट्रॉन होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब हमने क्या किया कि एक वर्क करेंगे, काम करेंगे, एंड वर्क कब होगा? जब एनर्जी यूज होगी, एनर्जी कंज्यूम होगी, ठीक है। तो हम एनर्जी एक्सपेंड करेंगे, वर्क करेंगे, मैकेनिकल वर्क। कौन सा? कि इलेक्ट्रॉन को उठा के इनफिनाइट डिस्टेंस से किस में लाएंगे? शेल में। तो हमने वर्क किया। हमने क्या किया कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठा के हमने एटम के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इधर आएगा तो वी नीड टू वर्क, और हमने क्या किया? वर्क किया एंड वर्क डन हुआ। उससे क्या होगी? एनर्जी जो है वो लॉस होगी। एनर्जी क्या होगी? लॉस होगी। अब आपने फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा हुआ है कि देयर इज नो एनी मशीन व्हिच प्रोड्यूस वर्क विदाउट प्रोड्यूसिंग या विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी। ऐसी कोई मशीन है ही नहीं जो काम करे विदाउट क्या किए? एनर्जी कंज्यूम किए, ठीक है। तो अब हमने वर्क किया, हमने इलेक्ट्रॉन को एक इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेके एक फिनाइट और फिक्स्ड डिस्टेंस में लेके आया। अब जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आया तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अगेन आपको ये बात याद होनी चाहिए, जब भी दो पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। जब दो पार्टिकल सेम चार्जेस वाले एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर आएगा तो न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? क्या करेगा? उससे एनर्जी क्या होनी चाहिए? लॉस होनी चाहिए। तो जब ये एटम बनेगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आएगा तो एनर्जी क्या होती है? लॉस होती है। तो अगर हमने सोडियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है, सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब हमने न्यूक्लियस इस शेल में डाला तो वहां से जो एनर्जी खारिज हुई 495 किलो जूल पर। इतनी एनर्जी जो है जब सोडियम का आखिरी शेल हम लाए, इसमें ये इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन हम एक्स्ट्रा लाए, तो जब हम इलेक्ट्रॉन लाए इसके अंदर डाला हमने तो एनर्जी क्या हुई? लॉस हुई। कितनी एनर्जी? 495। कितनी एनर्जी लॉस हुई? 495। अब अगर आप अब ये एनर्जी कैसे लॉस हुई? जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो उस अट्रैक्टिव फोर्स के नतीजे में एनर्जी क्या हुई? लॉस हुई। अब इस इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव करना चाहते हैं, सोडियम के आखिरी इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव करना चाहते हैं, कैसे रिमूव होगा? बुक लेके लेंगे, होगा? नहीं होगा।
तो हम क्या करेंगे कि जब इस इलेक्ट्रॉन को हम शेल में लाए थे, न्यूक्लियस ने इसको अट्रैक्ट किया था, जितनी एनर्जी खारिज हुई थी, कितनी हुई थी 495, एग्जैक्टली उतनी एनर्जी देंगे। अब देखिए कितनी एनर्जी रिलीज हुई थी, तो अगर प्लस इतनी एनर्जी दे दें किलो जूल पर मोल, ठीक है, तो क्या होगा, एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो यही इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड यानी यहां से निकल के बाहर आ जाए। जब इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड स्टेट में होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, जीरो। अब नाउ व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, कि हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन। अब वो एनर्जी कितनी होगी, वो उतनी होगी जब उस इलेक्ट्रॉन को हम लाए थे, शेल में डाला था हमने, जब एटम कंस्ट्रक्ट हुआ था, एग्जैक्टली उतनी होगी। तो हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। लूजली बाउंड क्यों कहते हैं, कि जब आप एटम को एनर्जी देंगे तो पहले इलेक्ट्रॉन वही लॉस होगा जो न्यूक्लियस से ज्यादा फासले में होगा, और जो ज्यादा से ज्यादा फासले पे होगा वही लूजली बाउंड होगा, तो पहले इलेक्ट्रॉन वही रिमूव होगा जो लूजली बाउंड होगा। सो हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब ये क्या बात हुई, अब भाई कह रहा है कि अगर एटम किसी और एटम से कनेक्टेड होगा, अगर एटम किसी और एटम से कनेक्टेड होगा, उसको आप आयनाइज करना चाहते हैं, तो जरूर दोनों एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन हैं उस पे दोनों न्यूक्लियस का इफेक्ट होगा, क्योंकि दोनों बॉन्डेड है। दोनों इलेक्ट्रॉन पे किसका इफेक्ट होगा, दोनों न्यूक्लियस का। तो पहला काम ये करें कि आप एलिमेंट को सब अट्रैक्टिव फोर्सेस से मुक्त करें, आजाद करें, एटम अकेला हो जाए। जब एटम अकेला हो जाएगा, आइसोलेटेड होगा, तो वो गैस होगा। क्या होगा, गैस। अब गैस में लाके हम कितनी एनर्जी दें कि उसका एक इलेक्ट्रॉन जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाए। दिस रिक्वायर्ड अमाउंट इज कॉल्ड amount of energy is called ionization energy। अब दो टर्म्स यूज होती हैं, एक आयनाइजेशन एनर्जी, एक आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब आयनाइजेशन एनर्जी एक जनरल टर्म है। मिसाल तौर एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना है, आप लाइट एनर्जी यूज कर सकते हो, आप हीट एनर्जी यूज कर सकते हो, आप जो है वो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर सकते हो। यानी अगर आप कोई भी एनर्जी यूज करते हैं तो आप आयनाइजेशन एनर्जी टर्म यूज कर सकते हो। पर आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब ये है कि आप एक ही एनर्जी यूज कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप पोटेंशियल डिफरेंस यूज कर रहे हैं। नॉर्मली ये होता है कि एटम को आयनाइज करने के लिए हम डिस्चार्ज ट्यूब में उसको क्या करते हैं, डालते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप यूज करते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तो आप आयनाइजेशन एनर्जी को आयनाइजेशन पोटेंशियल कह सकते हैं। अगर आप हीट एनर्जी यूज करते हैं, आप लाइट एनर्जी यूज करते हैं, तो आप आई तो कह सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी तो कह सकते हैं, और आप आयनाइजेशन पोटेंशियल नहीं कह सकते। ये बात समझ आ रही है मेरी? ठीक है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल स्पेसिफिक टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, और आयनाइजेशन एनर्जी इज अ जनरल टर्म, कैन बी यूज्ड फॉर एनी टाइप ऑफ एनर्जी। आप कोई सी भी एनर्जी यूज कर सकते हो। तो जनरल टर्म क्या हो गया, आयनाइजेशन। अब कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन। दूसरी बात कि आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा एंडोथर्मिक वैल्यू पर कि जब हमने एटम कंस्ट्रक्ट किया था, इलेक्ट्रॉन आया था शेल में, न्यूक्लियस ने उसको अट्रैक्ट किया था, तो वहां से एनर्जी क्या होती है, रिलीज हुई थी। अब एग्जैक्टली जितनी एनर्जी रिलीज हुई थी उतनी देंगे, तभी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिमूव। ठीक है। तो ये हमेशा क्या होती है, एंडोथर्मिक। ठीक है। दूसरी बात क्या कि आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, इसकी जो मेजरमेंट है वो किलो जूल पर मोल, एनर्जी कितनी चाहिए हम किलो जूल पर मोल में वैल्यू क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि कितनी एनर्जी चाहिए। जैसे पोटेशियम के लिए कितना वैल्यू लिखा है हमने, 495 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी देंगे, पोटेशियम का सोडियम का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब अगर एलिमेंट के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन इजिली रिमूव होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, क्योंकि वो बाहर वाले शेल में नहीं होगा, वो होगा अंदर वाले शेल में, तो वो न्यूक्लियस के क्या होगा, नजदीक होगा। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो इस तरह से हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि फर्स्ट आईपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेकंड आईपी, सेकंड आईपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है कि अगर आप एटम से एक ही इलेक्ट्रॉन निकालते हो, तो एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो फर्स्ट आईपी है, सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो सेकंड आईपी, थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो, तो कौन सी ज्यादा होगी, किससे, सेकंड से भी ज्यादा होगी, फर्स्ट से।
सेकंड किससे ज्यादा होगी, किससे कम होगी? फर्स्ट से ज्यादा होगी, थर्ड से कम होगी। एक बात ये होगी। दूसरी बात ये कि आयनाइजेशन पोटेंशियल से एप्लीकेशन क्या पता चलता है? आयनाइजेशन एनर्जी से हमें एलिमेंट के मेटालिक कैरेक्टर और उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का पता चलता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटालिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है कि एलिमेंट कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, एलिमेंट कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा। जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा उसको रिमूव करने के लिए कम एनर्जी चाहिए, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, वो ज्यादा मेटालिक होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी और मेटालिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो जिस एलिमेंट की आईपी कम होगी वो मोर मेटालिक होगा, वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। दूसरी बात जो हम इससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो ये है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक देखिए जरा, मैं आपको एक तस्वीर बताऊं, कल इसको फिर कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए, सोडियम के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके अंदर वाले शेल से होगा। तो देखिए पहले इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 496, दूसरे के लिए कितनी चाहिए? 4000। बहुत ज्यादा फर्क आया, आ गया 10 टाइम्स ज्यादा। अब मैग्नीशियम के पास देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में, दूसरे ग्रुप का। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए 738, वो सेकंड के लिए 1400, अब थर्ड के लिए देखिए 7000, यानी इससे बहुत ज्यादा फर्क है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको किसी एलिमेंट के 3 वैल्यूज मिले हुए हैं, एक 700 है, दूसरा 1500 है, तीसरा अगर 8000 है, मतलब ये हुआ कि 700 1500 ये दोनों इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है, और जो 8000 वाला है जरूर वो अंदर वाले शेल में, इस वजह से उसकी आईपी सडनली बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो हमें इन वैल्यू से क्या पता चला कि इस एलिमेंट के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस एलिमेंट के पास, तो अंदाजा लगाएं। ये देखिए एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। पहली आईपी जो है 578, फिर 1800, फिर 2700, फिर 11000। अब 2700 और 11000 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसका मतलब ये जो 11000 वाला इलेक्ट्रॉन है ये किसका है? वैलेंस शेल का है? नहीं, ये किसका है? अंदर वाला है। तो हम आयनाइजेशन पोटेंशियल से मेटालिक कैरेक्टर का और उसके बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप जाएं और खेलें। आयनाइजेशन पोटेंशियल का कल इसको कंटिन्यू करेंगे।